आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी जो बच्चे बनाते हैं उनमें चैप्टर का नाम सेम है, डाटा हैंडलिंग। यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों में से यदि ऐसे कोई हैं, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग ही है, ठीक ना। लेकिन यदि आप किसी और प्रकार के किताबों को बनाते हैं उसमें डाटा हैंडलिंग लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा देखा गया कि वहां पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। कहने का मतलब जो चीज हम लोग डाटा हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ते हैं वही चीज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। मतलब चैप्टर का नाम बस अलग है लेकिन कंटेंट सब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एक मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। स्टैटिस्टिक्स यदि किसी बुक में लिखा हुआ है तो वो भी सही है, कुछ अलग उसमें नहीं है, सेम बात है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करने के लिए आ चुके हैं। अब चूंकि स्टार्ट हो चुका है तो खत्म तो होना ही है, लेकिन ध्यान रहे चैप्टर बहुत सिंपल है। ध्यान रहे पहली बात, चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत नए नए चीजों को इसमें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, अरे क्या होता है, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। उसी प्रकार से बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को शुरुआत किया है, खत्म भी किया है, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी चलेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको नहीं समझेंगे और बिना समझे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको होने वाला है, सवाल बनेगा ही नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा तो बनेगा कहां से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे कि आखिर डाटा क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास इस चैप्टर में जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आने वाला हमारे पास है नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे डाटा, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखोगे ना तो शुरुआत ही होता है डाटा से, है कहीं नहीं। डाटा हैंडलिंग है पूरा नाम, लेकिन शुरुआत कहां से हो रहा है, डाटा से। तो पहले हम लोग वही समझेंगे, डाटा पहले डाटा ही समझिए क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग, पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे भी, ठीक ना। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर, NUMERICAL, न्यूमेरिकल फिगर्स। अब इसके एग्जांपल को समझा जाए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी बस आप लिखिए फिर एग्जांपल लेंगे, समझाएंगे तो पूरा आपको एक बार में समझ में आएगा। पहले लिखते चलिए साथ साथ, ठीक ना। इन द न्यूमेरिकल फिगर्स, या फिर इन द न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। आप फिगर लिखो या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म्स लिखो, दोनों बात सेम है हमारा, ठीक है। चलिए समझिए अब इसका एग्जांपल। मान लीजिए सपोज करिए कि आप क्लास 6 में हैं, आपके क्लास में चलिए मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है। बस सपोज करिए कि आप क्लास 6 में और आप 5 बच्चे क्लास में हैं। मैथ का टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, मान लीजिए 80 मार्क्स का मैथ का टेस्ट हुआ। तो पहला बच्चा कुछ और नंबर लेकर आया होगा, पहला बच्चा कुछ और लाया होगा, है कि नहीं। चलिए मान लीजिए आप क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट ऑफ मैथ, मैथ का क्लास टेस्ट हुआ। मान लीजिए हमने ही वो एग्जाम लिया आपका क्लास में, ठीक है। सपोज करिए कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था टेस्ट, जिसमें से पहले बच्चे ने लाया सपोज करो 40, दूसरे बच्चे लेकर आ गए 75, तीसरा बच्चा लेकर आया 25,
चौथा बच्चा लेकर आया मान लो 73 और पांचवा बच्चा लेकर आ गया मान लो 70, चलो 70 ही मान लेते हैं एग्जैक्ट। बस, तो अब जरा आप इसको जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। हमने लिखा डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर्स या फिर फॉर्म। डाटा का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन वो जानकारी आपको किस फॉर्म में मिलेगा? नंबर के फॉर्म में। न्यूमेरिकल मतलब नंबर के फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला देख लीजिए, क्लास टेस्ट हुआ किसका? मैथ का। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था। 80 मार्क्स के एग्जाम में पहले बच्चे ने लाया कितना? 40, दूसरे बच्चा लेकर आ गया 75, फिर 25, फिर 73 और फिर 70। यहां पे जो ये अलग अलग मार्क्स लिखा हुआ है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना, आपको जानकारी ही दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बताओ जल्दी? डाटा कहलाएगा। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? आपको नंबर के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन यदि मिल रहा है तो वही कहला जाएगा डाटा। तो क्या ये हमारा नंबर था? बताओ जल्दी। बिल्कुल ये नंबर था। क्या इस नंबर को देखते हुए, समझते हुए क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ भाई, इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है, मतलब जानकारी ये मिल रहा है कि पहला बच्चा 40 नंबर लाया है, दूसरा वाला 75 लाया है, तीसरा वाला 25 लाया है, चौथा वाला 73 लाया है और पांचवा वाला 70 लेकर आया है। तो इस नंबर से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, तो उस प्रकार के नंबर को आप क्या बोलोगे? डाटा बोलोगे। क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। अब आप इसके डेफिनेशन पे चलिए, क्या लिखा हुआ था देखो, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। तो डाटा का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कुछ जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन वो जानकारी किस फॉर्म में होना चाहिए? नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। ओके, जैसे चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज करिए मैंने बोला कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आपको इंफॉर्मेशन मिला ना, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, आपको इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला। क्या इसको भी डाटा बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि इसमें नंबर ही शामिल नहीं है। मैंने बोला कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, तो यहां पे आपको मेरा नाम प्रिंस कुमार है, इसमें नंबर कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या इसको डाटा बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे। लेकिन अब यदि हम यहां पे ये बोल दे कि मेरे घर में 4 भाई है, 4 बहन है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में 4 भाई है और 4 बहन है, क्या आप इसको डाटा बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 4 भाई और 4 बहन क्या एक न्यूमेरिकल फिगर है ना, एक नंबर है ना। तो यदि आपको किसी नंबर से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, तो उसी को आप क्या बोलोगे? डाटा बोलेंगे। कोई डाउट इसमें? जैसे ये वाला एग्जांपल सबसे सटीक हमको दिख रहा है, क्लास टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, जिसमें से पहला बच्चा इतना लाया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना लेकर आया। तो ये एक नंबर ही तो हुआ है ना, बताओ जल्दी। एक नंबर हुआ, और ये नंबर हम लोगों को एक जानकारी दे रहा है कि हाँ भैया क्लास टेस्ट हुआ, पहला बच्चा इतना लाया, दूसरा वाला इतना, तीसरा वाला इतना, चौथा इतना और पांचवा इतना। तो हमको एक नंबर के फॉर्म में जानकारी मिल रहा है। तो जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिले न्यूमेरिकल फिगर में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि नंबर के फॉर्म में, तो वो आपका कहलाएगा डाटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे है आपका इसमें रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? चलो देखा जाए। इसमें आप लिखोगे इफ द डाटा आर इन द ओरिजिनल फॉर्म, if the data are in the original form, then it is called, क्या बोलेंगे आप इसको? रॉ डाटा। क्या लिखा है हमने एग्जांपल में? देखो डेफिनेशन में, इफ द डाटा आर इन द ओरिजिनल फॉर्म देन इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब यदि आपको कोई जानकारी मिल रहा है नंबर के फॉर्म में, और वो ये जानकारी यदि ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब वो बिल्कुल सही है, जिसको आप क्या बोलोगे? रॉ डाटा बोलोगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक क्लास था क्लास 6 का, जिसमें 5 ही बच्चे थे, ठीक है। उसमें से पहला वाला बच्चा एग्जैक्ट 40 लाया, दूसरा वाला 75, तीसरा वाला 25, चौथा वाला 73 और पांचवा वाला 70। एग्जैक्ट ये हकीकत है मान लीजिए, तो इसको आप क्या बोल दोगे?
रॉ डाटा बोलोगे। मतलब यदि आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, यदि वो बिल्कुल सही मिल रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कोई मिलावट उसमें नहीं है, तो उसी को आप बोल देंगे रॉ डाटा। सिंपल है ना, कोई डाउट इसमें? तो डाटा का मतलब हुआ आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए नंबर के फॉर्म में, तो वो डाटा कहलाएगा। लेकिन यदि वही डाटा आपको ओरिजिनल फॉर्म में है, मतलब कि डाटा जो आपको मिल रहा है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, यदि वो सही है, हकीकत है, तो उसी को क्या बोल देंगे? रॉ डाटा बोल देंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब केवल यदि आपको इंफॉर्मेशन मिले नंबर के फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे डाटा। लेकिन यदि वो डाटा सही है, हकीकत में ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसी को क्या बोल देंगे? रॉ डाटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर डाटा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई है 4 बहन है, क्या ये सही है? नहीं, हकीकत तो ये है कि हमको पता है बस मेरे घर में एक भाई कितना है, बहन कितना है ना? तो डाटा तो झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन यदि डाटा सही है, ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रॉ डाटा बोलेंगे। तो सर इसको पता कैसे लगाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, आप पता लगा सकते हैं। मतलब आपको पता है कि आपके घर में कितना भाई है, कितना बहन है, बस आपको पता है ना ये चीज। तो यदि आपको पता है, तो वो कौन सा डाटा कहलाएगा बताओ? रॉ डाटा। जैसे हमको नहीं पता है कि आपके घर में कितने भाई बहन है, तो क्या हम उसको रॉ डाटा बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, उसको केवल क्या बोलेंगे? हम डाटा बोलेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ हमारा डाटा और ये हो गया रॉ डाटा। अच्छा, क्या रॉ डाटा का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं? बस वो किस में होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नहीं, अगला टर्म है हमारा अरे, ARRAY, अरे। If the data are arranged in ascending or descending order, then it is called array। क्या लिखा हमने? If the data are arranged in ascending or descending order, then it is called array। इसका एग्जांपल देख लो। रॉ डाटा का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे इसलिए हमने नहीं लिखा है, बस वो डाटा कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इसलिए यहां पे हमने कोई नहीं लिखा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि रॉ डाटा का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब ये अरे क्या होता है देखो, एकदम सिंपल, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ द डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड अरे। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो 2 3 1 5 9 4 12 11 15 20 80 30 21। बस आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं। यदि इसी नंबर को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग में कर दो, तो वो कहलाएगा अरे। आपके पास यहाँ पे 2 चॉइस होता है, या तो आप इसको किस में कर सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ज्यादा आसान किस में रहता है? असेंडिंग में। तो आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर लीजिए। जल्दी बताइए, इसको आप असेंडिंग में अरेंज करोगे, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा पहले ना, फिर 2, फिर 3, और फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, सॉरी 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 30। तो ये जो डाटा हमारे पास, मतलब ये जो 31 भी है, नहीं 31 कहीं नहीं, ये 3,1 है। ठीक है, चलिए, तो इस नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। इसको हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास होता है। ठीक है ना, तो कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो डाटा का मतलब रॉ डाटा और अरे का मतलब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया चौथे नंबर पे।
चौथा नंबर में है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, each numerical figure in a data, each numerical figure in a data are called observation। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए वही एग्जांपल सेम लेते हैं फिर से, ठीक है, दोबारा एग्जांपल सेम लेते हैं। क्लास टेस्ट ऑफ मैथ, सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग ज्यादा समझ पाओ। 40 है, 75 है, 25 है, 73 है और फिर 70 है। क्या लिखा है हमने, पहले डेफिनेशन एक बार देख लो जल्दी से। डेफिनेशन लिखा है हमने, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ इसका, जरा यहाँ पे एग्जांपल देखो। पहले हमने वही क्लास टेस्ट का एग्जांपल दोबारा लिया है। मान लीजिए आपके क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, 5 बच्चे हैं, जिसमें से पहला लाया 40, दूसरा वाला लाया 75, फिर 25 और फिर 73 और फिर 70। इसमें इस डाटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको? 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें बताइए कि टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने हैं? 5 है। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा होता क्यों है? बताते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन, OBS इक्वल्स टू 5। इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 5 है इसमें टोटल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ सिंपल सा, यदि आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, मतलब आपके पास एक नंबर का पूरा सीरीज दिया हुआ है, उसमें जितने भी नंबर हैं वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। मतलब ये पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला और ये 5वां वाला। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा कहलाता है ऑब्जर्वेशन। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो कितने हैं भाई? 5 है। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हुआ, 5वां नंबर है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं। The number of times a particular, ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। A particular, the number of times a particular observation occur, OCCUR occur, is called its frequency of an observation। is called its frequency। सिंपल सा क्या हुआ इसका मतलब समझिए। The number of times a particular observation occur is called its frequency। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सपोज हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, मतलब एक नंबर का सीरीज लिख रहे हैं। देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, यहां पे हमने कुछ नंबर लिखे हैं। ओके, यहां पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है। चलिए अब जरा आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से पहले इसको देखो। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ऑब्जर्वेशन समझ में आया आपको क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक डाटा में, मतलब एक नंबर का जो सीरीज आपको दिया रहेगा, उसमें हर एक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे? 5 थे, कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि सर आपने जो पूरा नंबर का सीरीज लिखा है, इसमें भी हर एक नंबर क्या कहलाएगा?
ऑब्जर्वेशन ही कहलाएगा। तो गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। मतलब इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 18 है। अब समझिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, मतलब इसमें आप ये देखो कि एक ऑब्जर्वेशन मतलब कि एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे पहले बताओ क्या 2 हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा? अरे काहे नहीं कहलाएगा भाई, कहलाएगा। 4 भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी सब ऑब्जर्वेशन है। तो बताइए कि 2 इसमें कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। इसका मतलब हुआ कि 2 3 बार रिपीट हुआ, मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। समझ रही है बात? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि एक नंबर यानी कि एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, सिंपल। तो आप इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितना लिखोगे? 3। मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। तो इसमें आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3। तो क्या अब आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, वही हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है। इसका मतलब कोई पूछेगा इसका बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2 3 बार रिपीट हुआ है, सिंपल। उसी प्रकार से आप क्या बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितना है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 बार, 2 बार और एक बार यहां पे। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप चलो, हालांकि बहुत आप बता सकते हैं लेकिन हम इसमें पूछना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 बताइए। हालांकि आप 6 का भी लिख सकते हैं, 8 का भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 12 का पूछना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 कितना है भाई? 3। एक बार यहां है, एक बार यहां है और एक बार यहां है। इसका भी फ्रीक्वेंसी 3 है। क्या हर किसी का फ्रीक्वेंसी 3 ही होगा हर बार? नहीं, चेंज भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। चलिए उसी प्रकार से अब आप हमको बता दीजिए फ्रीक्वेंसी हमको बताइए 15 का कितना है? 3। 15 का भी फ्रीक्वेंसी 3 ही है इसमें। चलो इसका एक और कर लो यहां पे। अब बताओ, हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 कितना है भाई? 4 है। इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर के सीरीज में 15 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलो ये होगी हमारा, ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो अब एक एक करके एक चीज हमारे इसमें और बच रहा है जो कि अभी हम समझाएंगे, लेकिन पहले इसको एक बार दोबारा देख लिया जाए, दोबारा डिस्कस करें एक तरीके से आपका रिवीजन। डाटा का मतलब क्या था? डाटा का मतलब था कोई भी यदि आपको जानकारी मिल रहा है लेकिन वो जानकारी किस फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में है, तो वो आपका कहलाएगा डाटा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने था 40 75 25 73 और 70। ये जो है ये 5 बच्चों के मैथ का मार्क्स है। तो बताओ पहले कि मार्क्स किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इस नंबर के फॉर्म में जो हमारा मार्क्स है, इसके हमको क्या जानकारी मिल रहा है? जानकारी मिल रहा है 5 बच्चों के मैथ का मार्क्स। तो बताओ ये जानकारी जो हमको मिला नंबर के फॉर्म में मिला कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा, डाटा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद था हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब हुआ यदि आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, ओरिजिनल फॉर्म में है, रियल है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? रॉ डाटा बोल दोगे। ठीक है, उसके बाद था हमारा अरे। अरे का मतलब हुआ जब आप डाटा को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, दोनों में से किसी में भी आप अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। ये हमारा नंबर पहले उल्टा पुल्टा था, उसको हमने असेंडिंग में अरेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? अरे कहलाएगा। क्या हमेशा असेंडिंग में ही कर सकते हैं, डिसेंडिंग में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस होता है। ठीक है, उसके बाद था हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि एक डाटा में जितने भी नंबर आपको दिखते हैं वो सब का सब क्या है? ऑब्जर्वेशन है। जैसे अभी आपने बोला था कि यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है? 5। इसमें आपने बोला था कितना था? 18। तो जितने अब 19 हो गया। एक 15 हमने बाद में ऐड किया तो अब 19 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ हर एक नंबर को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन, सिंपल। उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे 2 3 बार रिपीट हुआ है, 4 भी 3 बार रिपीट हुआ है, 12 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 15 4 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी 3 है,
4 का फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 12 का फ्रीक्वेंसी भी 3 है और 15 का फ्रीक्वेंसी 4 है। तो क्या समझ में आया फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब? इसका मतलब हुआ कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, सिंपल है। ठीक है, चलो इसमें हम लोगों का एक चीज और बच रहा है, वो है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। उसको भी समझ लेते हैं, क्या है वो, जरा ध्यान से देखा जाए। चलिए मिटा दीजिए इधर वाला, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर का भी फिलहाल मिटा रहे हैं बस, ठीक है। पांचवा 6 नंबर, टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब हुआ डाटा को आप क्या कर दो, अरेंज कर दो टेबल के फॉर्म में, बस। ठीक है, तो इसमें पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा इसमें ना एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, इसमें आप टेब्यूलेशन ऑफ डाटा बोलो या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलो, बात सेम रहेगा। ठीक है, या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दोनों का मतलब आप लोग सेम समझेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ही बोला जा सकता है आपके सामने, टेबुलेशन ऑफ डाटा बोले या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोले, दोनों का मतलब सेम समझेंगे। इसके अंदर आप एक डेफिनेशन छोटा सा लिख लो, व्हेन डाटा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, when data are arranged in the form of table, then it is called tabulation of data, tabulation of data या फिर presentation of data। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिर आगे समझ में आएगा ज्यादा। चलिए इस बार ना एग्जांपल थोड़ा सा कुछ अलग लेते हैं। ठीक है, बात करें। देखिए मान लीजिए, सपोज करिए कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ। ठीक है, क्रिकेट मैच का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब इंडिया का टीम खेल रहा है पाकिस्तान के टीम के साथ क्रिकेट मैच अगेंस्ट में। ठीक है, सपोज करिए कि जो पहला खिलाड़ी है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, चलो मान लो, बस मान लेते हैं, बस यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्रिकेट मैच का, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान का बात नहीं करेंगे हम लोग कि कौन कितना मारा, इंडिया का बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो विराट कोहली है वो मार दिए, मान लो सपोज करो 95, सेंचुरी पढ़ा दे क्या? चलो सेंचुरी पढ़ा देते हैं, मस्त खिलाड़ी भाई, मारता भी बहुत गंदा मारता है। चलो मान लीजिए विराट कोहली मारे कितना, 100 रन। ठीक है, मान लीजिए रोहित शर्मा मार दिए 105 रन, सपोज करो। आप कोई दिल पे मत लेना कि विराट कोहली इतना कम क्यों मारा, रोहित शर्मा इतना कम क्यों मारा, एग्जाम्पल समझिए बस। ठीक है, उसी प्रकार से कोई और भी प्लेयर है, शुभम गिल है मान लो 45, कुछ भी मान ले सकते हैं आप। ठीक है, नाम नहीं लेंगे नहीं तो तुम हर्ट हो जाओगे, मेरे प्लेयर को कम दे रहे हैं, उसके प्लेयर को ज्यादा नंबर दे रहे हैं। नहीं, नाम छोड़ो भाई, आप लोग केवल नंबर देखो। ठीक है, उसके बाद फिर 35, फिर 20, 85, 65, चलो 65 हो चुका है, 60 मान लो। उसी प्रकार से आप 20 मान लो, 30 मान लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही प्लेयर है ना, एक और ले लो,
15 रन। 11 प्लेयर का हमने यहाँ पे पूरा स्कोर लिख दिया, ठीक है। अरे बस एग्जाम्पल समझो भाई, एक मैच में इतना रन थोड़ी लगता है, लेकिन बस एग्जाम्पल आप समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। इंडिया के टोटल 11 प्लेयर खेल रहे थे, जिन्होंने स्कोर अपना इतना इतना पुराया है, ठीक है। अब आपका जो फेवरेट प्लेयर है उसका सोच लो कौन सा नंबर होने वाला है, ठीक है। हम नहीं नाम लेंगे, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा, तुम लोग झगड़ा करोगे हमसे, ठीक है। आप आगे बढ़ो। ये जो दिया हुआ है ना, पहले तो बताओ क्या ये डाटा है कि नहीं, पहले बताओ। है भाई, बिल्कुल डाटा है ये हमारा। नंबर के फॉर्म में हमको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। बस यदि आप इसी डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो वो हमारा कहला जाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। मतलब एक तरह से इधर प्लेयर का नाम, एक तरफ प्लेयर और एक तरफ उसका स्कोर। समझ में आ रही है बात? चलिए बनाते हैं, कैसे बनता है ये चीज देख लो। एक तरफ आप रखोगे नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, और इधर रखेंगे आप स्कोर, ओके। चलिए जरा ध्यान से समझिए आप। नंबर ऑफ प्लेयर का मतलब हुआ पहला प्लेयर, पहले वाले खिलाड़ी ने कितना मारा, 100 रन, है कि नहीं। दूसरा वाले ने मारा कितना भाई, चलो पहले इसको ना ऐसे बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, इधर हमारा नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर का मतलब सिंपल सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से समझिएगा, ठीक है। पहला मारता है 100 रन, दूसरा मारता है 105 रन, फिर 45, फिर 65, फिर 35, फिर 20, फिर 85, फिर 60, फिर 20, फिर 30 और लास्ट में 50। समझ आ रही है बात? चलिए ये जो है ना, ये हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब हुआ कि जो डाटा दिया गया था उसको हमने किसमें अरेंज कर दिया, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसका हेडिंग हमने ये रखा नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब इधर हमारे खिलाड़ी हैं 1 से लेकर 11 तक, और इधर है उनका स्कोर कि उन्होंने कितना रन मारा है। तो जब आप डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, टेब्यूलेशन ऑफ डाटा, या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको? अब तो यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल से बताइएगा कि जब हम लोग डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा, या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यही हमारा इसमें 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। हालांकि आगे भी और हम लोगों को नए नए चीज मिलेंगे, जैसे बार ग्राफ मिलेगा, पिक्टोग्राफ मिलेगा, वो सब चीज हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना, ये 6 चीज आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहले इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। यहां तक हो गया सबका? चलिए आज के क्लास में हमने आपको डाटा हैंडलिंग चैप्टर के अंदर 6 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाए हैं, ये आखिर होता क्या है। अब यही सब चीज जब हम लोगों को आगे मिलेगा तो बिल्कुल हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अभी तो हमारा चैप्टर बस अभी शुरुआत हुआ है, इसमें बहुत कुछ हम लोगों को अभी नया नया सीखना भी है, तो इसको हम लोग अपने आगे वाले क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। चैप्टर को हम लोग कल आगे और बढ़ाएंगे, कुछ नई नई चीजों को और सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल हम लोगों ने अपने चैप्टर डाटा हैंडलिंग को स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हम लोगों ने टोटल 6 है ना, 6 इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने समझा था, टोटल 6 था। चलिए कल वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर यानी कि डाटा हैंडलिंग को शुरुआत हम लोग कर चुके थे, और 6 इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग समझ चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन ना शुरुआत का है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी और भी आगे बहुत सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन चूंकि हमारा क्लास अब शुरुआत हो चुका है
तो यहाँ से क्वेश्चन का सिलसिला भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें देखेंगे हम लोगों ने जो कल पढ़ा है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। अभी तो एक तरीके से क्वेश्चन का बस शुरुआत हो रहा है, आगे चलेंगे हम लोग, बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक है, क्वेश्चन भी हम लोगों के पास बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करते चलेंगे। टॉपिक भी अलग अलग, जैसे पिक्टोग्राफ है, फिर से बार ग्राफ है, और भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पहले ये 3 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आखिर ये क्या कहना चाहता है, कैसे ये वाला क्वेश्चन बनता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले सवाल को समझिए क्या है। गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी है, मान लीजिए कोई मोहल्ला है, ठीक है, उस कॉलोनी में 20 फैमिली है, और 20 फैमिली है तो हर फैमिली में कुछ कुछ बच्चे का संख्या है। जैसे पहले फैमिली में बच्चे कितने हैं, 2 हैं, दूसरे फैमिली में 1 है, तीसरे वाले फैमिली में कितना बच्चा है, 3 बच्चा है, चौथे वाले फैमिली में कितना बच्चा है, 1 बच्चा है, पांचवे वाले फैमिली में कितना बच्चा है, 2 बच्चा है। इस तरीके से टोटल 20 फैमिली के पास कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब किसके पास कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कॉलोनी है, मतलब एक मोहल्ला आप मान लो, उसमें 20 परिवार रहते हैं, 20 फैमिली रहते हैं, और 20 फैमिली के पास कुछ कुछ बच्चे का संख्या है। किसी के पास 1 बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, इस तरीके का संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे अरेंज द एबव डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। पहली बात हम लोगों को इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, एंड देन पुट इन द टेबुलर फॉर्म। अरेंज करने के बाद इसको हम लोगों को टेबल के फॉर्म में अरेंज भी करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल यहां से शुरुआत होता है, ध्यान से इसको देखते चलेंगे आप लोग। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले क्या बोला गया है कि इसको अरेंज करो किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले वही कर लेते हैं हम लोग। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। बताइए सबसे छोटा नंबर आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, 1। लेकिन 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 3 कितने बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 4 कितने बार है, 1 2 2 ही बार है, तो ये हो गया हमारा 4। क्या 20 हुआ, काउंट कर लो एक बार, गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया। तो पहला बोला गया था इसको अरेंज करिए असेंडिंग में, हमने अरेंज कर दिया। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि इसको टेबल के फॉर्म में सजा के हमको दिखाइए। ठीक है, ध्यान रहे, बताइए टेबल कैसे बनना होता है वो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, पहले ध्यान से देखो कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में किस चीज को लेकर बात हुआ है, बच्चों को लेकर बात हुआ है और फैमिली को लेकर बात हुआ है, हाँ या ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इधर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ओके। उसके बाद इधर लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके। उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे टैली मार्क्स, MARKS मार्क्स, टैली मार्क्स, ओके। अब ये क्या है, कैसे लिखना होता है, सब कुछ हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान रहे, नंबर ऑफ फैमिलीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कल हमने समझाया था ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या था बताओ, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, याद आ गया, वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए कैसे क्या करना होता है, पहले आप इसको देखो ध्यान से, पहले समझ लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब हुआ यहां पे पहला 1। तो आप बताओ, ध्यान समझो, पहले
हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने चीजों को लेकर बात हुआ था? 2 ही चीजों को लेकर बात हुआ है, एक बच्चों का संख्या और एक फैमिली का संख्या, है कि नहीं? तो पहला जो हमने कॉलम बनाया वो बनाया मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का। तो अब आप इसमें यह बताइए कि एक चिल्ड्रेन कितने फैमिली के पास है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फैमिली में क्या लिखाएगा? 5 लिखाएगा। इसका मतलब अब कोई हमको समझा सकता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ जरा क्या हुआ? जिस फैमिली के पास एक बच्चा है वो 5 फैमिली है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, बहुत अच्छा अभी अमृत ने बोला कि 5 ऐसे फैमिली है जिनके पास कितना कितना बच्चा है? एक एक बच्चा है। ठीक है। अच्छा, क्या इसको हम लोग अपने कल वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। हमने क्या बोला था कि यहाँ पे 1 है और 1 के बगल में आपने लिखा 5। इसका मतलब है कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 5 बार। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। अब याद आ गया पिछले वाला क्लास? समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास 2-2 बच्चा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ फैमिली में क्या इतने आ जाएंगे? 7। इसका मतलब हुआ कि 7 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 2-2 बच्चा है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब आप इसमें यह भी बोल सकते हैं कि 2 जो है वो 7 बार रिपीट हुआ है। मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 है। कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास 4 बच्चा है? सॉरी 3 बच्चा 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फैमिली में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। सिंपल है ना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताइए ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास 4-4 बच्चा है? 2। तो यहां पे लिखाएगा 2। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब सवाल है कि सर ये टैली मार्क्स क्या है? ध्यान रखिएगा किताबों में टैली मार्क्स यहां पे लिखा गया है और इस फ्रीक्वेंसी को वहां पे लिखा गया है। मतलब ये टैली मार्क्स यहां पे ना लिख के यहां पे लिखा गया है और इस फ्रीक्वेंसी को यहां पे ना लिख के यहां पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आप टैली मार्क्स को वहां पे ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं या फिर आप टैली मार्क्स को या सॉरी फ्रीक्वेंसी को यहां पे ना लिख के वहां भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है। चलिए अब टैली मार्क्स का मतलब है 5 को कैसे लिखना होता है? देखो ध्यान समझिएगा। टैली मार्क्स बहुत आसान होता है और ये बनाने में बहुत मजा भी आता है। ये 5 है ना, तो 5 को कैसे लिखना है? 1 2 3 4 और 5 के लिए इसको इसे कट कर देंगे। समझ बात? मतलब जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर 4 लकीर 4 लकीर हमने खींचा और 5वां लकीर हमने कैसे खींचना है? काट देना। इसे हो गया 5। ठीक है। अब है 7 कैसे लिखोगे भाई? देखो ध्यान से देखो 1 2 3 4 और ये 5 फिर 6 7। समझे बात को? फिर से समझ लो। हाँ 4 के बाद 5 जैसे आएगा उसको ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद फिर अलग लिखेंगे 6 और 7। समझ में आया बात? मतलब कि एक बार आप कितना लिख सकते हो? मात्र 5। 4 लिख के पहले काट दो 5 कंप्लीट। उसके बाद फिर 1 2 फिर भी काटेंगे। अभी बताते हैं, अभी और बताते हैं। सिंपल है ना ये? अब ये 6 है तो 6 कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। सिंपल। और ये 2 है तो केवल 1 और 2। सिंपल। ठीक है। अच्छा चलिए इसके लिए ना हम कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 आता तो कैसे लिखते हो इसको? देखो 14 यदि आया है ना तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14। समझ के बात को? उसी प्रकार से मान लीजिए 12 आता तो कैसे लिखते? 1 2 3 4 और 5 जैसे आ जाए उसको कट कर देना है। ठीक है। 6 7 8 9 और फिर 10 जैसे आ जाए कट कर देना है। 11 12। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो टैली मार्क्स बनाना बहुत आसान होता है और जब एक बार आप इसको सीख जाओगे तो फिर मजा भी आएगा। अच्छा क्या इसको सीखना बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत सिंपल बात है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये आपका पहला वाला सवाल कंप्लीट हुआ। अच्छा इस टेबल को केवल ऐसे ही नहीं करके छोड़ना है, इसको पूरा कवर भी करना है। इस तरीके से आप लोग स्केल से करेंगे और ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रही है बात?
तो ऐसे इस चीज को आप लोग कवर भी कर लेंगे ताकि टेबल देखने में अच्छा लगे। आगे बढ़े हम लोग। तो पहला इसमें बोला गया था कि इसको असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए, हमने अरेंज कर दिया। फिर बोला इसको टेबल के फॉर्म में भी अरेंज करिए, तो हमने इसको टेबल के फॉर्म में भी अरेंज कर दिया। टेबल के फॉर्म में जब अरेंज करेंगे ना, तो ध्यान रहे आपको दो चीज देखना है बस, किस किस चीजों के बारे में बात हुआ इस क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में बात हुआ था किसको लेकर, बच्चों को लेकर और फैमिली को लेकर। तो पहला वाला आप कॉलम बनाओगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला, ठीक है, कि कितने कितने बच्चे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 7 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 6 है और 4 का फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 ऐसे परिवार हैं जिनके पास बच्चा 1 है, 7 ऐसे परिवार हैं जिनके पास बच्चा 2 है, 6 ऐसे परिवार है जिनके पास बच्चा 3 है और 2 ऐसे परिवार जिनके पास बच्चे 4 है। इसे भी बोल सकते हैं आप। और टेली मार्क्स बनाना कोई बड़ा बात है नहीं। हो गया, चलिए इसका जल्दी से आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो कृष्णा, वो लास्ट तक आ रहा है क्या कैमरे में, लास्ट तक, चलिए ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। देखो क्या कहा गया है। डाइस, डाइस समझते हैं आप लोग, वो लूडो वाला क्यूब जो होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ रहता है। तो एक डाइस है और डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वेर नोटेड। एक डाइस है जिसको 30 बार फेंका जाता है। जैसे हम अब तो खैर वो फोन पे लूडो आ गया, लेकिन पहले कार्ड पे हम लोग खेलते थे, है ना। तो इस पे हम लोग ऐसे 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 करके ऐसे हम लोग फेंकते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो जो डाइस है उसको कितने बार फेंका जा रहा है, 30 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। पहली बार फेंका गया तो 4 आया, दूसरी बार फेंका गया तो 3 आया, तीसरी बार फेंका गया 3 आया, चौथी बार फेंका गया 2 आया। इस तरीके से कितने बार फेंका गया बताओ, 30 बार फेंका गया है। और 30 बार फेंकने के बाद 6 कितने बार आया है, मात्र 1 2 3 ही बार आया। सोचो, बड़ा अजीब बात है नहीं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक डाइस को 30 बार फेंका जाता है और 300 बार का जो रिजल्ट आता है वो यहां पे नोट किया गया, ठीक है। आगे, रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल है कि सर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल से आपको टेबल के फॉर्म में अरेंज करने के लिए बोल रहा है बस, ठीक है। तो यहां पे तो बोल दिया गया था टेबुलर फॉर्म, तो आप समझ गए थे टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले इसका मतलब भी क्या समझना है आपको, टेबल के फॉर्म में ही अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, टेबल के फॉर्म में आप इसको अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इसमें दो चीज किस किस चीज को लेकर बात हुआ है। पहला आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या क्या आया, ओके। और दूसरा क्या बात हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब जैसे एक, तो एक कितने बार आया वो लिखना पड़ेगा ना। नहीं समझ आ रहा, चले आपको समझाते हैं क्या हो रहा है इसमें बात। सबसे पहले इसमें बात हो रहा है किसका, रिजल्ट का, मतलब आउटकम भी बोल सकते हैं आप। रिजल्ट मतलब आप क्या बोल सकते हो इसको, और आउटकम। दूसरा इसमें हमको लिखना है नंबर ऑफ आउटकम्स, और तीसरा लिखना है टैली मार्क्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए ध्यान से। रिजल्ट का मतलब यहां पे हुआ आउटकम, और आउटकम का मतलब सिंपल सा रिजल्ट बोलो या आउटकम बोलो बात सेम है। इसका मतलब है कि 1 मतलब कि जब फेंका गया होगा तो 1 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा, 4 5 6 भी आया होगा। तो आप इसमें पहले बताइए कि 1 कितने बार आया है। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब वो कितने बार आया। इसका मतलब हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल।
तो इस टेबल में दो ही चीजों को लेकर बात हो रहा है। पहला रिजल्ट कि क्या फेंकने पे आया, दूसरा बात कि वो कितने बार आया है, 30 बार में से कितने बार आया है। तो बताइए कि 1 कितने बार आया है, जल्दी बताइए 1 कितने बार आया है, देख के बताओ जल्दी फटाक से, यहां पे देख लो। 2 बार। 1 2 और 1 यहाँ 3 है ना, 3 है, तो यहां पे आप लिख दोगे इसको 3। समझ में आया। अब बताइए कि 2 कितने बार आया है भाई, 2 देख लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ पे आप 6 लिख दोगे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब डाइस फेंका गया तो 2 कितने बार आया है, 6 बार आया है। ठीक है, चलिए 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 बार आया है। 3 जो है वो 9 बार आया है फेंकने पे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बार आया है। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सिंपल है। और 5 कितने बार आया है, 1 2 ही बार आया है। तो और लास्ट 6 कितने बार आया है, 2 बार, 3 बार। 6 3 बार है ना। हाँ। चलिए बस हो गया। तो कोई भी टीचर अब जब देखेंगे ना इस चीज को, तो वो ये समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे बात हुआ रिजल्ट का, मतलब आउटकम का बात हुआ है, मतलब कि क्या क्या आया है ना। और ये बात हुआ है किसका, कितनी बार आया है वो चीज, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब वो कितनी बार आया है, या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अब इसका टैली मार्क लिखा जाए। 3 का तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3। 6 का कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 और ये 1 6। 9 का कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9। ओके, आगे 7 का 1 2 3 4 और ये 5 ओके 6 7। 2 का तो बड़ा सिंपल है, 3 का भी सिंपल है, बस बन गया। इतना ही सिंपल है ये, हो गया। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद है सवाल नंबर 3 देखा जाए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब उसी टेबल के बारे में बोला जा रहा है आपको, फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास ये डाटा दिया गया है, इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात आप हमको इसमें एक बात बताइए कि आप इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज बताओ जिसके बारे में बात हुआ है। क्या आपको दिख रहा है कुछ इसमें, क्या दिख रहा है बताओ। एक ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप। देखो इस वाले क्वेश्चन में बात हुआ था चिल्ड्रन को लेकर और नंबर ऑफ फैमिली को लेकर। तो हम लोगों ने जो पहला 2 कॉलम बनाया था वो पहले चिल्ड्रन का, दूसरा फैमिली का था। उसी प्रकार से इस वाले टेबल में, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में किसका बात हुआ है, रिजल्ट का और आउटकम का, मतलब रिजल्ट और नंबर ऑफ आउटकम्स का बात हुआ है, तो हमने वो लिखा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो किसी के बारे में बात ही नहीं हुआ है, केवल डाटा दे दिया आपको नंबर वाला, इसको अरेंज कर दो। तो जब केवल सिंपल ऐसा दिया हुआ रहे तो समझ जाइए कि ये सब आपका क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा आप क्या लिख लोगे अपने से, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि डाटा में जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। तो जब कुछ यहाँ पे है ही नहीं कि आखिर क्या लिखना है इसको पहले और दूसरे कॉलम में, तो हम इन सभी को क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वेशन बोल देंगे। ठीक है, और दूसरे वाले कॉलम में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो बनाया जाए इसका, चलिए बनाते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से पहले उसको लिखिए अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ा जाए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, तो ध्यान रहे जब भी किसी चीज के बारे में जिक्र ना हो, केवल सिंपल सा ये डाटा दे दे, तो आपका पहला वाला जो कॉलम बनेगा वो ऑब्जर्वेशन का बनेगा, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी का बनेगा, और तीसरा वाला तो आपको पता है टैली मार्क्स ही बनना है। तो पहला आप बनाओगे ऑब्जर्वेशन, दूसरा वाला बनाओगे आप फ्रीक्वेंसी,
और तीसरा वाला बनाएंगे आप टैली मार्क्स। ओके, चलिए बनाया जाए। बताइए जल्दी। सबसे पहले 1 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसका मतलब 1 कितने बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 बार, 5 है। अच्छे से देखो, जल्दी जल्दी देखो अच्छे से, है 5 बार। देखो एक यहाँ, 1 2 3 4 और एक यहाँ, 5 है ना। अब 2 का देखो जल्दी कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार, 7 बार। तो 2 का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 7 बार। इसका मतलब है कि 2 कितने बार रिपीट हुआ, यहाँ पे 7 बार रिपीट हुआ है। अब देखो 3 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 3 का फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका मतलब है कि 6 बार रिपीट हुआ है 3। ठीक है। 4 का देख लो, 1 2 बार है, ये हो गया। 5 का देख लो, 1 2 3, कितने बार है, 3 बार है। 6 भी है क्या, नहीं, बस खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका टैली मार्क्स बनाया जाए, जो कि सबसे सिंपल और सबसे मजेदार चीज है। 5 का कितना होगा, 1 2 3 4 और एक सिंपल सा इसे खींच दो, 5 हो गया। 7 का 1 2 3 4 5 6 7। 6 का 1 2 3 4 5 और 1 6। 2 का 1 2, 3 का 1 2 3, बस हो गया। सिंपल है ना। चलिए, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए तो इस तरीके का टेबल बनाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें किन 2 चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिली के बारे में जिक्र हुआ, दूसरे वाले क्वेश्चन में रिजल्ट कि क्या आया, और दूसरा उसका आउटकम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी कितने बार आया। लेकिन क्या तीसरे वाले में कुछ दिया हुआ था, नहीं। तो जब भी कुछ ना दिया रहे तो पहले समझ जाइएगा कि पहला वाला जो हमारा कॉलम बनेगा वो ऑब्जर्वेशन का बनेगा, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा, और तीसरा वाला टैली मार्क्स बनेगा ही। एक बात फिर से हम बता देते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये टैली मार्क्स आप यहां पे भी लिख सकते हैं और इसको उधर लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी आपका सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बेसिकली हमने आपको 3 क्वेश्चन समझाया है कि आखिर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे वाले क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि चैप्टर को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन है तो बना लोगे आप लोग। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।